Good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover part 4th of the topic Vedic Age. लास्ट सेशन में बच्चों हम लोगों ने काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था। उसके बाद जो है हम लोगों ने कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज के सेशन में रिमेनिंग जिस्ट को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, उसके साथ साथ पैरेलल में हम प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। देखिए, जो चैप्टर हमारा वैदिक एज आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों से इनिशियली ही मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर हम नोटेड डाउन करते हुए चलें। एंड उसके साथ एक और रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। एक बार उन पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे जहाँ पे लास्ट सेशन को हम लोगों ने रोका था। चलिए देखिए, फैमिली और कुल, इससे जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ। ये लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने इसके बारे में, लोपा मुद्रा के बारे में डिस्कस किया था, फैमिली और कुल के बारे में डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऋग्वेदिक सोसाइटी में जो है स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है। तो ऋग्वेदिक सोसाइटी में बच्चों स्मॉलेस्ट यूनिट को कुल या फिर जो है फैमिली कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? कुल या फिर फैमिली जो है ऋग्वेदिक सोसाइटी में स्मॉलेस्ट यूनिट था। गृह शब्द जो है वैदिक पीरियड में किस चीज के लिए यूज किया गया है? गृह वर्ड इज यूज्ड फॉर फैमिली। परिवार के लिए जो है ये शब्द गृह का इस्तेमाल किया गया है। ऋग्वेदिक सोसाइटी क्या पैट्रिकल सोसाइटी थी या फिर मैट्रिकल सोसाइटी थी? तो ऋग्वेदिक पीरियड सोसाइटी जो थी बच्चों वो पैट्रिकल सोसाइटी थी। इट इज नोन फ्रॉम वरुण सुक दैट अ फादर कैन सेल हिज चाइल्ड। अब देखिए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस सूक्त से हमें पता चलता है कि एक पिता जो है अपने बच्चे को बेच सकता है? अ फादर कैन सेल हिज चाइल्ड, तो ये जो है वरुण सूक्त से हमें पता चला है। अब यव का मतलब पूछ रहा है क्या है? ऋग्वेद में यव का मतलब क्या था बच्चों? जौ। ठीक है, जौ की हम बात कर रहे हैं, बार्ले की हम बात कर रहे हैं। तो ऋग्वेदिक पीरियड में ये आप कह सकते हैं पूछा हुआ है कि यव का मतलब क्या होता है। ऋग्वेदिक पीरियड में यव का मतलब बार्ले होता है बच्चों। तो हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया, जिससे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को फटाफट रिकॉल कराती हूँ कि क्या क्या एग्जाम में पूछा गया है। कि ऋग्वेदिक सोसाइटी का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? फैमिली है, कुल है। ऋग्वेद पीरियड में जो है फैमिली शब्द गृह शब्द का मतलब क्या था? 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, वहां पे आपको सही आंसर मार्क करना पड़ेगा। फैमिली। ऋग्वेदिक सोसाइटी पैट्रिकल सोसाइटी थी या नहीं? तो ऋग्वेदिक सोसाइटी हमारी पैट्रिकल सोसाइटी थी। किस सूक्त से हमें पता चलता है कि एक फादर कैन सेल हिज चाइल्ड? तो वरुण सूक्त से हमें पता चलता है। ऋग्वेद में जो शब्द यव मेंशन किया गया, उस यव का मतलब क्या होता है? उस यव का मतलब बार्ले या फिर जौ होता है बच्चों। उसके बाद गोल्ड नेकलेस को उस समय क्या कहा जाता था? वैदिक एज में, ऋग्वेदिक पीरियड में जो है गोल्ड नेकलेस को क्या कहा जाता था? निष्क कहा जाता था गोल्ड नेकलेस को। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स आप लोगों के सामने ये एक पैराग्राफ में देखने को मिल रहे हैं, जहां से 7 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे हुए हैं। चलिए मूव करते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है ये प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स के लिए आप कह सकते हैं, यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और एक और चीज आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि जो भी प्रीवियस लेक्चर्स आप लोग को प्रोवाइड किए गए हैं, सभी सेशंस को आप लोग जरूर सुनिएगा, समझिएगा, बिकॉज हर सेशन जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। चलिए, रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज मेनली रिलेटेड टू द वर्शिप ऑफ द नेचर एंड परफॉर्मिंग ऑफ द यज्ञ। तो देखिए बच्चों, जब हम अर्ली वैदिक आर्यंस की हम बात करते हैं तो उनका धर्म क्या था? जो अर्ली वैदिक आर्यंस थे, पूछा हुआ कि उनका रिलीजन क्या था, उनका धर्म क्या था? तो उनका जो रिलीजन था वो जुड़ा हुआ था नेचर से, वर्शिप ऑफ द नेचर एंड परफॉर्मिंग ऑफ यज्ञ। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ ऋग वैदिक रिलीजन, जस्ट वेट,
The most important aspect of Rigvedic religion was its polytheistic character in which a number of gods were worshipped. तो polytheistic का मतलब क्या होता है बच्चों? बहुदेववादी, ठीक है, बहुदेववादी यानी कि आप कह सकते हैं बहुत सारी देवताओं का पूजा यहाँ पे होता था। आप ये कह सकते हैं कि जो ऋग्वेदिक रिलीजन था, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि इसका जो कैरेक्टर था वो बहुदेववाद था, पॉलिथिस्टिक नेचर का था, जहाँ पे नंबर ऑफ गॉड्स थे जिनकी पूजा की जा रही थी। द ऋग्वेदिक आर्यंस वर्शिप नेचर विद इंटेंस फीलिंग एंड एंडोर्ड इन इट विद एनिमेटेड सोल, ठीक है। वैदिक गॉड्स वर मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। अब देखिए क्या लिखा है बच्चों, जो वैदिक गॉड्स थे उस समय जो भगवान थे उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। गॉड ऑफ स्काई जिनको आप वरुण कह रहे हैं, मित्र, सूर्य, विष्णु एटसेट्रा, ठीक है। तो गॉड ऑफ स्काई में वरुण, मित्र, सूर्य, विष्णु एटसेट्रा। गॉड ऑफ स्पेस की अगर आप बात करते हैं तो देख सकते हैं गॉड ऑफ स्काई, गॉड ऑफ स्पेस, गॉड ऑफ अर्थ, 3 पार्ट में जो है वैदिक गॉड्स को डिवाइड किया। गॉड ऑफ स्काई में कौन कौन थे बच्चों? वरुण, मित्र, सूर्य, विष्णु एटसेट्रा। गॉड ऑफ स्पेस की हम बात करते हैं, इसमें इंद्र, रुद्र एटसेट्रा। गॉड ऑफ अर्थ अग्नि, बृहस्पति, सोम एटसेट्रा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वैदिक गॉड्स जो वैदिक पीरियड में जो भगवान थे उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया, गॉड ऑफ स्काई, गॉड ऑफ स्पेस एंड गॉड ऑफ अर्थ। गॉड ऑफ स्काई में जो है वरुण, मित्र, सूर्य, विष्णु, और गॉड ऑफ स्पेस की हम बात करते हैं इंद्र, रुद्र। गॉड ऑफ अर्थ की बात करते हैं अग्नि, बृहस्पति, सोम एटसेट्रा। इंद्र हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट पावरफुल डिटी इन द ऋग्वेद। तो देखिए सबसे ताकतवर या फिर सबसे शक्तिशाली भगवान कौन थे ऋग्वेद में? जो है इंद्र, भगवान इंद्र को जो है कहा गया है। इंद्र इज कॉल्ड पुरंदर और डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्स। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपको सामने बन रहा कि किस गॉड को जो है पुरंदर कहा गया है? इंद्र को कहा गया है। इंद्र को जो है पुरंदर कहा गया या फिर जो है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स कहा गया है। किसको डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स कहा गया है बच्चों? इंद्र को कहा गया है। इंद्र को जो है पुरंदर कहा जाता है या फिर जो डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स। वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हाइम्स as maximum as 250 hymns are devoted to him followed by अग्नि। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ कि सबसे ज्यादा जो हाइम्स हैं ऋग्वेदिक पीरियड में, स्त्रोत जो हैं बच्चों, वो किसको जो है जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड, किस भगवान को डेडिकेट किए गए हैं? तो सबसे ज्यादा जो हाइम्स हैं, जो स्त्रोत हैं, वो डिवोट किए गए हैं इंद्र को। अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम 250 स्त्रोत जो हैं भगवान इंद्र के लिए हैं। उसके बाद जो है अग्नि, पहले नंबर पे इंद्र भगवान आते, दूसरे पे अग्नि देवता को जो है 200 हाइम्स जो है डिवोटेड हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे भी जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा कि जो ऋग्वेदिक रिलीजन्स था उसका कैरेक्टर कैसा था, कैरेक्टरिस्टिक कैसा था, पॉलिथिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक था बच्चों, कैरेक्टर था। और जो वैदिक गॉड्स थे उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, गॉड ऑफ स्काई, गॉड ऑफ स्पेस एंड गॉड ऑफ अर्थ। गॉड ऑफ स्काई की बात करते हैं तो वरुण, मित्र, सूर्य, विष्णु। गॉड ऑफ स्पेस की बात करते हैं इंद्र, रुद्र एटसेट्रा। गॉड ऑफ अर्थ की बात करते हैं अग्नि, बृहस्पति, सोम एटसेट्रा, ठीक है। और इंद्र का हम लोगों ने देखा, इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है यानी कि डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। इनको 250 हाइम्स डिवोटेड है। वहीं जब हम बात करते हैं अग्नि को 200 हाइम्स डिवोटेड हैं। अब चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। बोगस कोई इंस्क्रिप्शन एशिया माइनर टर्की में प्रेजेंट है। इज इम्पोर्टेंट बिकॉज देर इज मेंशन ऑफ 4 वैदिक गॉड्स नेमली इंद्र, वरुण, मित्र एंड नस्त्या। अब देखिए बच्चों यहाँ से बोगस के इंस्क्रिप्शन के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बोगस कोई इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है। तो बोगस कोई इंस्क्रिप्शन एशिया माइनर टर्की में, इस बात को तो पहले आप नोटेड डाउन कर लीजिए। बोगस कोई इंस्क्रिप्शन इज प्रेजेंट इन एशिया माइनर टर्की। अब इस बोगस कोई इंस्क्रिप्शन जिसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया जो कि एशिया माइनर टर्की में है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है 4 वैदिक गॉड्स के बारे में मेंशन किया गया। वो कौन कौन से 4 वैदिक गॉड्स हैं बच्चों? इंद्र, वरुण, मित्र एंड नस्त्यास, ठीक है बच्चों ध्यान रखिएगा, इंद्र, वरुण, मित्र एंड नस्त्यास। According to ancient Hindu scriptures during Vedic period,
The Hindu tradition recognized 4 stages और आश्रम्स इन ह्यूमन लाइफ। अब देखिए बच्चों, जब आप एंशियंट हिंदू स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं तो वैदिक पीरियड में जो हिंदू ट्रेडिशन था उसको जो है 4 स्टेज में, 4 आश्रम में जो है डिवाइड किया गया है। जो मनुष्य जीवन है, ह्यूमन लाइफ है, उसको 4 आश्रम या फिर जो है आप कह सकते हैं स्टेज में और 4 स्टेजेस में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। एक बार जरा आप मुझे फटाफट चैट बॉक्स में मुझे पहले बताइए कि वो 4 कौन से स्टेजेस हैं ह्यूमन लाइफ के, जो जिसको ऋग्वेदिक पीरियड में बताया गया है। फटाफट आप मुझे बताइए बच्चों। वेरी गुड। पहला ब्रह्मचर्य, ठीक है, जिन्हीं बच्चों ने ब्रह्मचर्य आंसर लिखा है उनका जवाब सही है, ब्रह्मचर्य। फिर गृहस्थ, आफ्टर दैट वानप्रस्थ, देन संन्यास। वेरी गुड। पहला कौन सा है बच्चों? स्वीट, वेरी गुड। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ है, तीसरा वानप्रस्थ है, चौथा बच्चों संन्यास। ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड सन्यासी, जो 4 स्टेजेस है ह्यूमन लाइफ की, या फिर जिसे आप 4 आश्रम भी कहते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड सन्यास। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडियन सोसाइटी, वंश, गोत्र, कुल आर द वर्ड्स एसोसिएटेड विद द फैमिली सिस्टम। ठीक है बच्चों, एंशियंट इंडियन सोसाइटी की अगर आप बात करते हैं तो वंश हुआ, गोत्र हुआ, कुल हुआ, ये जो शब्द हैं ये फैमिली सिस्टम से ही जुड़े हुए हैं। द वर्ड कोश, कोश की बात हम करते हैं, कोश। ठीक है, कोश का मतलब होता है ट्रेजरी। ये जो है आप लोगों को पता हो, बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि कोश शब्द का मतलब होता है ट्रेजरी। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। एज अ ऋग्वेदिक टर्म, गोत्र सिंपली मीन्स काउ शेल्टर और हर्ड ऑफ काउस। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऋग्वेदिक पीरियड, ऋग्वेदिक टर्म में जो है गोत्र का मतलब क्या होता है? तो गोत्र का मतलब होता है काउ शेल्टर या फिर हर्ड ऑफ द काउस। इसको याद कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गोत्र का मतलब, ऋग्वेदिक टर्म में गोत्र का मतलब होता है काउ शेल्टर या फिर हर्ड ऑफ काउस। ठीक है, अगला पॉइंट जो आपको देखने को मिल रहा, अगन्य, अघन्य वाला, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वैदिक पीरियड में किसको अघन्य कहा गया है? तो वैदिक पीरियड में बच्चों काऊ को अघन्य कहा गया है। वैदिक पीरियड में काऊ को अघन्य कहा गया। अघन्य मीन्स नॉट वर्दी टू बी किल्ड। ठीक है बच्चों, अघन्य का मतलब क्या होता है? नॉट वर्दी टू बी किल्ड। This status of the cow shows that how pious it was considered during the Vedic period. देखिए, ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अघन्य शब्द का मतलब जो है गाय होता है, और इस अघन्य का मतलब होता है किसको? अघन्य यहाँ वैदिक पीरियड में कंसिडर किया गया काऊ को। अघन्य का मतलब क्या होता है? अघन्य मीन्स नॉट वर्दी टू बी किल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये आपको देखने को मिल रहा कि काऊ, गाय को जो कितना पवित्र स्थान दिया गया था वैदिक पीरियड में बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कैटल ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं। कैटल ब्रीडिंग वॉज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द ऋग्वेदिक पीपल। कैटल ब्रीडिंग वॉज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द ऋग्वेदिक पीपल। प्रेयर्स वर ऑफर्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कैटल। इट वॉज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। Cow is considered a deity in some sukta of the Rigveda. देखिए, ऋग्वेद के कुछ सूक्त में जो है गाय को जो है भगवान का भी दर्जा दिया गया है। अब चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। थोड़ा सा और हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। आफ्टर दैट हम फिर से जो है कंटिन्यू करेंगे जिस्ट की तरफ, क्योंकि काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद जो है हम प्रीलिम्स की PYQs की तरफ मूव करेंगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। धर्म एंड रीत इन द वैदिक पीरियड अपीयर एज अर्ली एज द ऋग्वेद। यूजुअली धर्म सिग्निफाइज कॉस्मिक ऑर्डिनेंस ऑफन इन कनेक्शन विद द एसेंस ऑफ नेचर और डिवाइन लॉ। और रीत का मतलब क्या था? रीत एज सच इज क्लोज रिलेटेड टू द यूनिवर्सल हार्मनी
in which all things in the world have a proper place and function। तो आपको देखने को मिल रहा है कि धर्म और रीति जो लिखा हुआ है, धर्म का मतलब क्या है, ये क्या हमें बता रहा है। इट सिग्निफाइज कॉस्मिक ऑर्डिनेंस ऑफ एन इन कनेक्शन विद द सेंस ऑफ नेचर और डिवाइन लॉ। वही रीत की हम बात करेंगे, रीत ये जो है यूनिवर्सल हार्मनी से जुड़ा हुआ है रितुशन, इन विच ऑल थिंग्स, जो भी चीजें हैं प्रॉपर तरीके से अपनी जगह पर सभी चीजें हैं और सही तरीके से फंक्शन कर रही हैं। द कंसेप्ट ऑफ रित दैट इज यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर, किस प्रकार से चीजें अपनी जगह पे हैं, अपने स्थान पर हैं और सही प्रकार से काम कर रही हैं। द कंसेप्ट ऑफ रित इज ऑफ वैदिक origin। The Rit has been the basis of Indian culture, legal theory, politics and philosophy। Rit has been the basis of Indian culture, legal theory, politics and philosophy। गॉड वरुण, वरुण की अगर हम बात करते हैं तो अभी हम लोगों ने वरुण से जुड़ा हुआ एक पॉइंट पढ़ा था बच्चों, जहां पे हम लोगों ने देखा था कि जस्ट वेट, हम लोगों ने गॉड ऑफ स्काई पढ़ा था जब, तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि जो वैदिक गॉड्स हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। पहला जो है गॉड ऑफ स्काई, दूसरा जो है गॉड ऑफ स्पेस और तीसरा बच्चों, तीसरा जो है गॉड ऑफ अर्थ। तो जब हम गॉड ऑफ स्काई की बात करते हैं, जो कि हम पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, जब हम गॉड ऑफ स्काई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था वरुण का नाम, वरुण, मित्र, सूर्य, विष्णु, ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो 4 वैदिक, उसके बाद हम लोगों ने बोगस कोई इंस्क्रिप्शन भी देखा था जो कि एशिया माना टर्की में है, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो क्यों इम्पोर्टेंट था हम लोगों ने देखा था, क्योंकि यहाँ पे 4 वैदिक जो गॉड्स थे उनके नेम मेंशन किए गए, जैसे कि इंद्र, वरुण, मित्र एंड नस्त्य। तो जब हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि गॉड वरुण वॉज सपोज स्काई में, जो है गॉड ऑफ स्काई में हम लोगों ने वरुण का नाम पढ़ा था। God Varun was supposed to uphold Rit or the natural order, that is why he was also called Ritsgopa, ठीक है। तो भगवान वरुण को जो है ऋत्सगोपा भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो है बिकॉज गॉड वरुण इज सपोज टू uphold the writ or the natural order। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है सभा समिति के बारे में, हम यहाँ पे पढ़ेंगे अगले पैराग्राफ में। मोस्ट पॉपुलर prevalent system of governance during the Vedic era was inherited monarchy, although some examples of election by the people were also found, but the general interest of the public was towards monarchy। वैदिक एरा की अगर हम बात करें 2 इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे हमारे पास, सभा है और समिति, हैज बीन मेंशन्ड एज द कंट्रोलिंग पावर्स अपॉन द ऑटोक्रेसी ऑफ द किंग। अब देखिए सभा का मतलब क्या है और समिति का मतलब क्या है, हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए बच्चों, सभा और समिति का क्या लिखा हुआ है। सभा was the assembly of the learned and the elite ones, जो पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं उनकी असेंबली को जो है सभा कहा गया। वहीं जब हम समिति की बात करते हैं, was the assembly of the common people, जो कॉमन आम जनता है उनकी असेंबली को जो है समिति कहा गया है। जो लर्नड और इलाइट पीपल हैं उनकी असेंबली को जो है सभा कहा गया। तो ये सभा और समिति में जो डिफरेंस है उसको जरूर आप लोग याद रखिएगा, बिकॉज आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन, बहुत सारे बच्चों के इसमें कंफ्यूजन हो सकता हो कि सभा वाले डेफिनेशन को ये समिति वाले से कंफ्यूज कर जाए। The distinction between Sabha and Samiti cannot be made out with precision, but it is clear that Sabha and Samiti are clearly mentioned at least 8 times and 6 times। देखिए अब सभा को जो है 8 बार मेंशन किया गया है ऋग्वेद में, इन द ऋग्वेद अकॉर्डिंग टू अथर्ववेद सभा एंड समिति। अब उसके जब हम समिति की बात करते हैं, समिति को जो है 6 टाइम्स जो है मेंशन किया गया है। तो पहले तो हम लोगों ने सभा और समिति के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सभा को जो है 8 बार और समिति को जो है 6 बार ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। बच्चों ऋग्वेद
ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। बच्चों अब हम लोगों ने देख लिया कि सभा और समिति को जो है ऋग्वेद में कितनी बार मेंशन किया गया है। ठीक है, सभा एंड समिति, सभा एंड समिति आर द, जस्ट वेट ऑफ फ्यू सेकेंड्स। Sabha and Samiti are the are clearly mentioned at least 8 times and 6 times respectively in the Rigved। और आप कह सकते हैं according to अथर्ववेद, सभा एंड समिति आर द टू डॉटर्स ऑफ द प्रजापति। तो एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है कि किस वेद के अकॉर्डिंग जो है सभा और समिति जो है प्रजापति की दो पुत्रियां थीं। तो अथर्ववेद के अकॉर्डिंग जो है सभा और समिति, आप कह सकते हैं सभा और समिति जो है प्रजापति की दो पुत्रियां थी। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अथर्ववेद के अकॉर्डिंग सभा और समिति किसकी जो है दो पुत्रियां थीं। तो प्रजापति की जो है ये दो पुत्रियां थीं। अगला पॉइंट देखिए, अब यहाँ पे जो कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं और उसका पूछता है कि पुरोहित शब्द का मतलब क्या है, या फिर सेनानी शब्द का मतलब, या फिर आप कह सकते हैं ग्रामीण शब्द का मतलब। ग्रामीण, पुरोहित का मतलब होता है एडवाइजर ऑफ किंग, ये ध्यान रखिएगा, पुरोहित शब्द का मतलब होता है एडवाइजर ऑफ किंग। सेनानी, सेनानी से आप निकाल सकते हैं सेना शब्द से जो है, आर्मी शब्द से जो है इस सेनानी शब्द को बनाया गया है, यानी कि हेड ऑफ आर्मी। वहीं जब हम ग्रामीण की बात करते हैं, ग्रामीण ग्रामीण की बात करते हैं हेड ऑफ विलेज, तो ग्राम से आप निकाल सकते हैं ग्राम शब्द का मतलब होता है विलेज, ग्रामीण का मतलब होता है हेड ऑफ द विलेज। अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या लिखा हुआ बच्चों यहाँ पे। महिषी, महिषी शब्द का मतलब होता है वाइफ ऑफ किंग। सुत का मतलब होता है हेड ऑफ चैरियट आर्मी। संग्रहिता का मतलब होता है ट्रेजरर। और बाघदूत का मतलब होता है टैक्स कलेक्टर। अक्षवाप का मतलब अकाउंटेंट। पलगल का मतलब मैसेंजर एंड छत का मतलब होता है कीपर ऑफ द किंग्स हाउस होल्ड। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, पुरोहित शब्द का मतलब होता है एडवाइजर ऑफ किंग। सेनानी शब्द का मतलब होता है हेड ऑफ आर्मी। ग्रामीण का मतलब होता है हेड ऑफ विलेज। महिषी मतलब वाइफ ऑफ किंग। सुत मतलब हेड ऑफ चैरियट आर्मी। संग्रहिता मतलब ट्रेजरर। बाघदूत मतलब टैक्स कलेक्टर। अक्षवाप मतलब अकाउंटेंट। पलगल मतलब मैसेंजर एंड छत मतलब कीपर ऑफ किंग्स हाउस होल्ड। ये हम लोगों ने कुछ टेक्निकल टर्म्स थे देखें किस शब्द का क्या मतलब होता है। आप अगले पॉइंट की तरफ हम लोग करें, थोड़ी सी चीजें और रह गई हैं हमें डिस्कस करने के लिए, उसके बाद हम सीधा प्रीलिम से क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। देयर आर टोटल 16 संस्कार्स दैट हैव बीन डिस्क्राइब्ड। ठीक है, अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने संस्कारों के बारे में बताया गया। 16 संस्कार के बारे में बताया गया है। 3 आर परफॉर्म बिफोर बर्थ, 3 संस्कार जो है जन्म से पहले परफॉर्म किए जाते हैं। 12 ड्यूरिंग द लाइफ एंड 1 आफ्टर डेथ। इट सीम्स दैट उपनयन संस्कार इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉमनली परफॉर्म बिसाइड्स द वेडिंग सेरेमनी एंड रिचुअल आफ्टर डेथ। तो देखिए बच्चों, जो उपनयन संस्कार है ये जो है कहा गया है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार है जो कि शादी वेडिंग सेरेमनी के आप कह सकते हैं परफॉर्म बिसाइड्स द वेडिंग सेरेमनी एंड रिचुअल आफ्टर डेथ। तो इनके बाद जो इस उपनयन संस्कार को परफॉर्म किया जाता है। अब वो कौन कौन से 16 संस्कार हैं एक बार हम देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि आपसे पूछ सकता है, हो सकता है कि क्वेश्चन दे दे कि 4 संस्कारों के नाम आपके सामने मेंशन कर दे, उसमें से पूछे कि कौन से जो है 16 संस्कारों में नहीं आता है। ठीक है, 16 जो संस्कार बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं। गर्भधारण, गर्भधन यानी कि कंसेप्शन, गर्भधन की बात कर रहे हैं। देन पुंश पुंशवन, फटस प्रोटेक्शन। उसके बाद सीमंतोन न्यान, दैट इज सेटिस्फाइंग द क्रेविंग्स ऑफ द प्रेग्नेंट मदर। उसके बाद जात कर्म, चाइल्ड बर्थ, जात कर्म चाइल्ड बर्थ। उसके बाद लिखा बच्चों नामकरण, नेमिंग ऑफ द चाइल्ड। देन निष्क्रमण, taking the child outdoors for the first time. Then अन्नप्रसन, giving solid food। अन्नप्रसन जो है
आज के ज़माने में आप कह सकते हैं प्रेजेंट टाइम, जब बेबी जो है 6 मंथ का हो जाता है, उसके बाद जो है 6वें महीने के बाद जो है सॉलिड फूड देना शुरू किया जाता है। आप कह सकते हैं माँ के दूध के अलावा जो है बच्चे को दूध के अलावा जो है बाहरी चीज जो है 6 महीने के बाद दिया जाता है। इसी अन्नप्राशन के बाद जो है वो उन चीजों को देना शुरू किया था। मुंडन, उसके बाद जो मुंडन संस्कार, हेयर कटिंग, आप सभी लोग को पता है। देन कर्ण वेद, ईयर पियर्सिंग, उसके बाद विद्या विद्या आरंभ, स्टार्टिंग एजुकेशन, देन उपनयन, सीक्रेट थ्रेड सेरेमनी, देन विदर्भ, स्टडी ऑफ वेदास, वेदारंभ, आप कह सकते हैं वेद आरंभ लिखा हुआ है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, वेद आरंभ लिखा हुआ है, स्टडी फॉर ऑफ वेदास। एंड के शांत यानी कि बाल हेयर कट, उसके बाद लिखा हुआ बच्चों संवर्तन, रिटर्निंग होम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन, देन विवाह, उसके बाद शादी, देन अंत्येष्टि, क्रीमेशन। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ये जो 16 संस्कार हैं, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिकॉल करा देती हूँ कौन कौन से वो 16 संस्कार हैं। 16 संस्कार वो कौन कौन से? गर्भधन, पुंशवन, देन सीमंत सीमंत सीमंतोन्नयन, देन जातकर्म, देन नामकरण, देन निष्क्रमण, देन अन्नप्राशन, देन मुंडन, उसके बाद कर्ण वेद, देन उपनयन, देन वेद आरंभ, उसके बाद संवर्तन, देन विवाह, देन अंत्येष्टि। चलिए अब जो आखिरी पॉइंट कुछ रह गया जिससे जुड़ा हो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नेम ऑफ द किंग्स हैविंग टेरिटरीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अब देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंटर, ठीक है बच्चों। सेंटर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बताइए कि किस सेंटर में या फिर नॉर्थ में या फिर साउथ में या फिर ईस्ट में या फिर वेस्ट में जो है राजा को क्या कहा जाता था। तो देखिए बच्चों, जब हम सेंटर की बात करेंगे, सेंटर में जो है किंग को राजा कहा जा रहा था। नॉर्थ में विराट कहा जा रहा था। नॉर्थ में क्या कहा था? विराट। साउथ में भोज कहा जा रहा था। वहीं जब हम ईस्ट की बात करते, ईस्ट में सम्राट कहा जा रहा था। और वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट में बच्चों स्वरत कहा गया है, स्वरत कहा गया है, ठीक है। तो होप सो ये क्लियर हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, सेंटर में जो है किंग को क्या कहा जाता था। अलग अलग दिशाओं में राजा को क्या क्या कहा जाता था। केंद्र में, सेंटर में इसको राजा कहा जाता था, साउथ में भोज, नॉर्थ में विराट, वेस्ट में स्वराट, ईस्ट में सम्राट। बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं। बाल गंगाधर तिलक इन हिज बुक द आर्कटिक होम इन द वेदास propounded the theory that North Pole Arctic region was the original home of Aryans। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है किसको कहा गया है ओरिजिन होम ऑफ आर्यंस। तो नॉर्थ पोल यानी कि आर्कटिक रीजन को जो है कहा गया है ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस। द आर्कटिक होम इन द वेदास इन किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया है। The Arctic Home in Vedas was written by whom? It was written by Bal Gangadhar Tilak. The Arctic Home in the Vedas propounded the theory that North Pole Arctic region was the original home of Aryans. Although this theory of Tilak is not acceptable to historians. तो बाल गंगाधर तिलक ने जिनके द्वारा लिखी गई थी पुस्तक द आर्कटिक होम इन द वेदास, ठीक है, तो वहां कहा गया था कि नॉर्थ पोल यानी कि आर्कटिक रीजन जो है ओरिजिनल होम है, घर, वो ओरिजिनल होम है आर्यंस का। ये जो थियरी दी गई बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, ये इतिहासकारों के द्वारा जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो जितने भी जिस से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब हम सीधे मूव करते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की तरफ बच्चों।
देखिए क्वेश्चन नंबर 34 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ हम मूव करते हैं। अप्रोक्सीमेट बच्चों हमारे पास 100 क्वेश्चन है, 101 क्वेश्चन है प्रीलिम से जुड़े हुए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ मूव कर रहे हैं। बहुत एक्चुअली जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमें यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करना था, उसके साथ जो है हमें प्रीलिम्स क्वेश्चंस को भी देखना था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, द धर्म एंड रित, इसके बारे में आज ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। धर्म एंड रित डिपिक्ट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। अब बता रहा है कि धर्म का मतलब क्या था और रित का मतलब क्या है। पूछ रहा है यहाँ पे जो दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। धर्म वॉज अ कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटीज टू वन सेल्फ एंड टू अदर्स। ठीक है बच्चों। और रित का मतलब लिखा हुआ है वॉज अ फंडामेंटल मोरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेंट। तो ये दोनों पॉइंट जो लिखा हुआ है बच्चों, दोनों के दोनों पॉइंट सही हैं। जो धर्म और रित की हम बात कर रहे हैं वैदिक पीरियड में, ये सबसे पहले जो है ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ऋग्वेद में जो है धर्म और रित के बारे में बताया गया है। धर्म क्या हमें सिग्निफाई कर रहा है, कॉस्मिक ऑर्डिनेंस often in connection with a sense of natural or divine law। और रित का मतलब क्या था बच्चों, कि किस प्रकार से यूनिवर्सल हार्मनी से रिलेटेड था, जहाँ पे सभी चीजें अपने अपने स्थान पे हैं, प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रही हैं। तो जो टर्म जो रित है, रित का मतलब क्या है, इम्पर्सनल लॉ। वहीं धर्म का मतलब कैरेक्टराइजेस दोज पर्सनल एक्शंस दैट इंजेंडर मेंटेन द कॉस्मिक ऑर्डर। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं बच्चों, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। विच हु among the following Vedic deities was believed to be their priest। अब देखिए क्या कह रहा है, इसमें से कौन से वैदिक डिटी को जो है ये माना जाता है कि ये जो है उनके प्रीस्ट थे। अग्नि, बृहस्पति, दयायुष और इंद्र। तो यहाँ पे हम बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति इज ऑल्सो नोन एज देव गुरु, टीचर और प्रीस्ट ऑफ गॉड। बृहस्पति को जो है भगवान का गुरु माना गया है और इज द गुरु ऑफ द देव्स और गॉड्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हम देखते हैं। Who among the following was Brahmavadini who composed some hymns of the Vedas। तो यहाँ भी हम लोगों ने पढ़ा था लोपा मुद्रा के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा। देखिए बहुत सारी जो ब्रह्मवादिनी थी, यहाँ पे तो सिर्फ हम लोपा मुद्रा की बात करें, लोपा मुद्रा के अलावा बहुत सारे ब्रह्मवादिनी थी जिन्होंने कुछ हाइम्स को कंपोज। देखिए ऋग्वेद में जिन जिन स्त्रियों ने, महिलाओं ने, वुमेन्स ने आप कह सकते हैं हाइम्स को कंपोज किया, उनको जो है ब्रह्मवादिनी कहा गया है। द प्रोमिनेंट एमंग्स देम व लोपामुद्रा, विश्ववारा, सिक्ता, निवारी एंड घोषा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने जो 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 प्रोमिनेंट ब्रह्मवादिनी थी, उनके नाम हम लोगों ने देखे। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। हम लोगों ने नाम देखे लोपा मुद्रा, विश्वारा, सिक्ता, निवावरी, घोषा। ठीक है, तो लोपा मुद्रा कौन थी, अगस्त ऋषि की जो है वाइफ थी, ये अगस्त ऋषि की पत्नी थी ये लोपा मुद्रा। तो यहाँ पे जो है जो भी नाम हमारे सामने था, लोपा मुद्रा, विश्वारा, सिक्ता, निवावरी, घोषा, इनमें से एक ही नाम देखने को मिल रहा जो कि ब्रह्मवाद, जो कि ऋग्वेद में जो है हाइम्स को कंपोज की है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। ड्यूरिंग द रिंग वैदिक पीरियड वर्ड निष्क, निष्क का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था क्या था, निष्क वॉज यूज फॉर अ ज्वेलरी बट इन लेटर पीरियड इट वॉज यूज फॉर द मीनिंग ऑफ। देखिए क्या लिखा है, ऋग वैदिक पीरियड में निष्क का मतलब था गले का हार। ये आप सभी लोगों को पता है, गोल्ड नेकलेस निष्क का मतलब था। लेकिन जब हम आगे लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स।
जब बच्चों हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो लेटर वैदिक पीरियड में इस निष्क शब्द का मतलब हो गया सिक्के, सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, लेटर वैदिक पीरियड में गोल्ड कॉइन्स हो गया इस निष्क का मतलब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड निष्क वॉज एन ऑर्नामेंट। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, गोल्ड नेकलेस पढ़ा था। वैदिक पीरियड या फिर ऋग वैदिक पीरियड में जो है निष्क का मतलब होता है गोल्ड नेकलेस, ठीक है, गले का हार। और इसी आगे लेटर वैदिक पीरियड में इसी निष्क का मतलब हो गया सोने के सिक्के। तो क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा है, ऋग्वैदिक पीरियड में निष्क जो है ये कहाँ पहनने वाला जेवर था, ईयर, नेक, आर्म और रिस्ट। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, गोल्ड नेकलेस यानी कि नेक में पहनने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर, निष्क इन एंशियंट इंडिया वाज नोन एज गोल्ड ऑर्नामेंट, काउज, कॉपर कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, प्राचीन भारत में जो है निष्क का मतलब क्या था। तो अभी हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड की हम क्या बात कर रहे हैं, जस्ट वेट, ऋग्वैदिक पीरियड की हम बात कर रहे हैं। तो वहां पे हम लोगों ने क्या देखा, गोल्ड ऑर्नामेंट, हम गोल्ड नेकलेस की बात कर रहे थे, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, बोगस कोई इज इम्पोर्टेंट। बोगस कोई क्यों इम्पोर्टेंट है पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ हम मूव किए हैं। बोगस कोई इंस्क्रिप्शन, तो अभी हम लोगों ने कहा कि ये एशिया माने टर्की में पाया जाता है इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे जो है 4 वैदिक गॉड के बारे में मेंशन किया गया है, इंद्र, वरुण, मित्र एंड नस्त्या। इंद्र, वरुण, मित्र एंड नस नस्त्यास, ठीक है बच्चों। देखिए तो ऑप्शन हमारे पास क्या लिखा हुआ था, बोगसगोई इंस्क्रिप्शन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ, इट वॉज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड तिब्बत। नहीं, ये गलत है। पहला एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये बोगसगोई इंस्क्रिप्शन एशिया माना टर्की में जो है प्राप्त होता है। इंस्क्रिप्शन वर फाउंड विद विच मेंशन द नेम्स ऑफ वैदिक गॉड्स एंड गॉडेस। सी लिखा हुआ, ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द वेदास वर कंपोज्ड हियर। चौथा लिखा हुआ, नन ऑफ द अबव। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा था कि इंद्र, वरुण, मित्र, नस्त्या का जो है नाम यहाँ पे वैदिक गॉड्स के नाम यहाँ आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे सामने, लास्ट क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द आर्यंस मूवमेंट ऑफ आर्यन फ्रॉम ईरान टू इंडिया। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कौन सा इंस्क्रिप्शन हमें बता रहा है आर्यंस मूवमेंट का, कि आर्यन का जो मूवमेंट हुआ था ईरान से इंडिया हुआ था। तो बोगस के इंस्क्रिप्शन से, बोगस कोई इंस्क्रिप्शन से ये हमें पता चल रहा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या लिखा हुआ है, एन इंस्क्रिप्शन ऑफ 14th सेंचुरी बीसी विच डिस्क्राइब्स द वैदिक गॉड्स हैज बीन फाउंड इन। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बोगस पे इंस्क्रिप्शन में जो है बोगस पे 4 वैदिक गॉड्स के बारे में मेंशन किया गया है, इंद्र, वरुण, मित्र एंड नस्त्या। तो क्या आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन देखने की जरूरत है कि वैदिक गॉड्स के बारे में कहाँ से पता चल रहा है, बोगस कोई इंस्क्रिप्शन बी, इंद्र, वरुण, मित्र, नस्त्या। Bogusba inscription which mentions 4 Vedic gods, namely Indra, Varun, Mitra, Nastya, is the 14th century BC inscription. It is important. Just wait. It is important in the Indian history. क्यों क्यों important है इंडियन हिस्ट्री में, बिकॉज इंस्क्रिप्शन ऑफ 14th सेंचुरी बीसी वॉज डिस्कवर्ड हियर। ये बोगस कोई इंस्क्रिप्शन जो है क्यों इम्पोर्टेंट है, ये बोगस कोई क्यों इम्पोर्टेंट, जो कि एशिया माइनर टर्की से प्राप्त होता है, ये क्योंकि यहाँ पे जो 14th सेंचुरी बीसी का इंस्क्रिप्शन जो है हमें प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 44, हु अमंग द फॉलोइंग रोट on the original homeland of the Aryans।
तो ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस, हम लोगों ने अभी पढ़ा था आर्कटिक के बारे में। आर्कटिक रीजन यानी कि नॉर्थ पोल को जो है कौन कह रहा था कि जो है ये ओरिजिनल होमलैंड है ऑफ आर्यन की, जिसकी बात को हिस्टोरियंस के द्वारा भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। यहाँ पे हम बाल गंगाधर तिलक की बात कर रहे हैं बच्चों। नॉर्थ पोल और इनके द्वारा जो किताब लिखी गई वो है द आर्कटिक होम इन द वेदास। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि द आर्कटिक होम इन वेदास किसके द्वारा लिखा गया है। द आर्कटिक होम इन वेदास बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया है, जहाँ पे उन्होंने थियोरी दिया है कि नॉर्थ पोल या फिर आर्कटिक जो रीजन है वो ओरिजिनल होम है आर्यंस का। लेकिन इनके द्वारा जो ये थियोरी दी गई थी आर्कटिक होम इन द वेदास की, ये जो है हिस्टोरियंस के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही है कि ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस के बारे में बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हैं क्योंकि पीसीएस स्पेशल प्री 2008 का क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द स्क्रिप्चर इन विच पुरुष मेध वॉज मेंशन्ड इज। तो पुरुष मेध के बारे में बच्चों हैज बीन मेंशन इन सतपथ ब्राह्मण ऑफ शुक्ल यजुर्वेद एंड तैत्रीय ब्राह्मण ऑफ कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण एंड शुक्ल यजुर्वेद। तो अब देखिए बच्चों, हमें तो यहाँ पे दोनों देखने को मिल रहे हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण। तो हम कैसे किसको हम टिक मारेंगे, कौन सा आंसर हमारा सही होगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि अगर सिर्फ ब्राह्मण का पूछता तब तो आप शतपथ ब्राह्मण टिक कर सकते थे। शतपथ ब्राह्मण जो शुक्ल यजुर्वेद का है, तैत्रीय ब्राह्मण जो कृष्ण यजुर्वेद का है। देख सकते हैं आप शतपथ ब्राह्मण जो शुक्ल आप कह सकते हैं शुक्ल यजुर्वेद का, वहां भी पुरुष मेध के बारे में मेंशन किया गया है। और जो तैत्रीय ब्राह्मण है कृष्ण यजुर्वेद का, वहां भी मेंशन किया गया है। तो इसलिए क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है। हो सकता है कमीशन के द्वारा इस क्वेश्चन को यहाँ आप कह सकते हैं नंबरिंग जिसको कंसिडर नहीं किया गया होगा, या तो सबको बोनस मार्किंग दिया गया होगा बच्चों, या फिर जो इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली हटा दिया गया होगा। क्वेश्चन 46 देखिए क्या लिखा हुआ है। द प्रीस्ट एसोसिएटेड विद किंग विदेहा माधव रिफर्ड इन सतपथ ब्राह्मण वॉस। देखिए क्या लिखा हुआ है, जो प्रीस्ट जो है किंग विदेहा माधव से जो एसोसिएटेड है, रिफर्ड इन सतपथ ब्राह्मण वॉस, वो कौन है। ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र या फिर ऋषि गौतम रहुगना। ये यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ऋषि गौतम रहुगना की हम बात कर रहे हैं बच्चों। डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ऋषि आप कैसे ऋषि गौतम रहुगुना वॉज एसोसिएटेड विद किंग विदेक माधव, जिनके बारे में शतपथ ब्राह्मण में बताया गया। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार हम लोग देख लेते हैं। इट इज बिलीव दैट सरस्वती वॉज द सीन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द 4 फेमस वैदिक ट्राइब्स, भरत, पुरुष सतपथ ब्राह्मण नरेट्स द स्टोरी ऑफ द किंग विदेक माधव, जो विदेहा के किंग थे राजा विदेक माधव, accompanied by his priest Rishi Gautam Rahugana, carrying the sacred fire to east, preserving thereby the tradition of the Koshlas and the Vidhas received from their culture। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। इन द पोस्ट वैदिक पीरियड in the post Vedic period which was considered as the axis of Aryan culture। तो देखिए क्या कह रहा, पोस्ट वैदिक पीरियड में किसको जो है आप कह सकते कंसिडर किया गया है, which was considered as the axis of the Aryan culture। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अंग मगध, कौशल विदेहा, सी लिखा हुआ कुरु पांचाल, डी लिखा हुआ मत्स्य सूरसेन। तो बच्चों यहाँ पे हमारा सही है कुरु पांचाल को कंसिडर किया गया एक्सेस ऑफ द आर्यन कल्चर इन द पोस्ट वैदिक पीरियड। जो रीजन था कुरु पांचाल का, इसको जो है कंसिडर किया गया है एक्सेस ऑफ आर्यन कल्चर। क्यों बिकॉज हियर ग्रेट अचीवमेंट्स जो है साइंस में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, रिलीजन में, फिलोसफी में, इन सभी चीजों में जो है आप कह सकते हैं हमें यहाँ से अचीवमेंट्स प्राप्त हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 48। तो ये हम लोगों ने देखा कुरु पांचाल वाला रीजन क्यों है।
क्वेश्चन नंबर 40, द वर्ड गोत्र अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन। अब देखिए क्या कह रहा है, पहली बार जो है गोत्र शब्द कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद। तो यह इसके बारे में हमें जो है बच्चों पहली बार ऋग्वेद में देखने को मिलता है। एज द ऋग्वेदिक टर्म गोत्र सिंपली मीन्स काउ शेल्टर और हर्ड ऑफ काउ। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ऋग्वेदिक टर्म जो गोत्र का मतलब होता है काउ शेल्टर या फिर हर्ड ऑफ काउ। स्पेसिफिक मीनिंग फैमिली is relatively more recent form first recorded around the post Vedic period। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। The religion of early Vedic Aryan was primarily of, देखिए जो रिलीजन था अर्ली वैदिक आर्यंस का was primarily of भक्ति, image worship of यज्ञ, worship of nature and यज्ञ and worship of nature and भक्ति। तो देखिए क्या कह रहा, जो रिलीजन था अर्ली वैदिक आर्यंस का, तो हम लोगों ने पढ़ा था वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ के बारे में। तो बी सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज मेनली रिलेटेड टू द वर्शिप ऑफ नेचर एंड परफॉर्मिंग ऑफ यज्ञ। तो हम लोगों ने ये पढ़ा आर्यंस जो थे अर्ली वैदिक पीरियड के डिस्क्राइब लाइफ एज मैनिफेस्टेशन ऑफ नेचर, worship of different forces of nature formed a part of the religious belief. They believe that some divine power works behind the objects of nature such as fire, water, wind, etc. तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ, ये जो था रिलीजन था अर्ली वैदिक आर्यंस का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ हम मूव करते हैं। हमारे पास 101 क्वेश्चंस हैं टोटल। आज के सेशन में 3-4 क्वेश्चंस को और हम पढ़ेंगे, उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस को जो हमें सिर्फ प्रीलिम्स क्वेश्चंस ही कंप्लीट करने हैं और वैदिक पीरियड के जिससे जुड़े सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, उसके बारे में अगले सेशन में हम पढ़ेंगे। जो रिमेनिंग प्रीवियस PYQs हैं उसको हम अगले सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या लिखा हुआ है। इन द ऋग्वेदिक पीरियड पीपल बिलीव मेनली इन आइडल वर्शिप, वन गॉड बिलीफ, गॉडेस वर्शिप, सैक्रिफाइस एंड रिचुअल्स। जब आप ऋग्वेदिक पीरियड की बात करेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे जो है हम सैक्रिफाइस और रिचुअल्स पे जो है ज्यादा फोकस था लोगों का। सैक्रिफाइस और यज्ञ वॉज अ सेंट्रल फीचर ऑफ ऋग्वेदिक रिलीजन। डोमेस्टिक सैक्रिफाइस वॉज अ जनरल रूल। कम्युनिटी सैक्रिफाइस ऑफर्ड बाय किंग्स वर ग्रैंड फेस्टिवल। जो कम्युनिटी सैक्रिफाइस था offered by kings were grand festival. It was believed that gods were pleased by यज्ञ और sacrifice। तो हम लोगों ने क्या देखा ऋग्वेदिक पीरियड में जो लोग थे उनका जो बिलीव था वो किस पे था, मेनली सेक्रीफाइस और रिचुअल्स पे था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या लिखा हुआ बच्चों। फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स। फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर। देखिए क्या लिखा, 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के किनारे जो है होता है, द गंगेज, द ब्रह्मपुत्र, कावेरी या फिर परुशनी। तो परुशनी नदी के किनारे जो है आपको देखने को मिलेगा 10 राजाओं का युद्ध होता है, 10 राजनी युद्ध होता है, वार ऑफ 10 किंग्स होता है on the bank of the river Parushani. There lived a descendant of India's eponymous king Bharat named Sudas. The greatest achievement था सुदास का was his thumping victory over the कॉन्फेडरेसी ऑफ 10 किंग्स। जो 10 राजाओं की जो कॉन्फेडरेसी थी बच्चों, इनको जो हराया था किसने, सुदास के द्वारा जो हराया था। सुदास का जो ये सुदास का जो ये आप कह सकते ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था। चलिए अब एक और क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं, वो भी जो है इसी 10 राजा द वार ऑफ 10 किंग्स से ही जुड़ा हुआ है। The famous Battle of 10 Kings, as described in the Rig Veda, was fought on the bank of परुशनी, सरस्वती, विपाशा या फिर अश्कनी। तो हम लोगों ने क्या देखा, परुशनी की हम बात कर रहे हैं। परुशनी नदी के किनारे जो है 10 राजा युद्ध वार ऑफ 10 किंग्स हुआ था।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या लिखा हुआ है। विच आर द फॉलोइंग रिवर एमंग द फॉलोइंग रिफर्ड एज माते तमा, देवी तमा या फिर नदी तमा? कौन सी ऋग्वेद में किस नदी को जो माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया? सिंधु, सरस्वती, बेतस्ता या फिर यमुना? यहाँ पे हम सरस्वती नदी की बात कर रहे हैं। सरस्वती नदी को जो है आप कह सकते हैं मोस्ट, सबसे ज्यादा पवित्र, सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड रिवर कहा गया। ऋग्वेद में सरस्वती को जो है माते तमा कहा गया है, देवी तमा कहा गया है, नंदी तमा कहा गया। मीन्स बेस्ट ऑफ ऑल मदर्स, बेस्ट ऑफ ऑल गॉडेसेस, द बेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स। तो आप देख सकते हैं माते तमा का मतलब क्या है, सभी माताओं में बेस्ट, ठीक है, बेस्ट ऑफ ऑल मदर्स। देवी तमा का मतलब क्या है, सभी देवियों में सबसे अच्छी। और वहीं नदी तमा का मतलब क्या है, सभी नदियों में सबसे अच्छी। ये कहा गया माते तमा, देवी तमा, नदी तमा। किस नदी को? सरस्वती नदी को कहा गया है। किस पीरियड में? ऋग्वेदिक पीरियड में। एक और क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। गिव द नेम ऑफ द ट्राइब विच इज नॉट रिलेटेड टू द पंचजन ऑफ द ऋग्वेद आर्यंस। ऋग्वेद आर्यंस में जो पंचजन की बात कही गई है, कौन सा इसमें से जो है नहीं है? यदु, पुरु, तुर्वसा, किक्कट। तो हम बात करें अगर वो पंचजन कौन कौन थे, यदु, तुर्वसा, ध्रुवा, अनु एंड पुरु। देखिए अनु एंड पुरु हो गया, ठीक है, आप यदु हो गया, दुर्वसा हो गया, पुरु हो गया, अनु हो गया एंड द्रुहा। द्रुहा की हम बात कर रहे हैं, ध्रुवया। ये पांच जो पंचजन की अगर आप बात करते हैं, जो 5 स्पेसिफिक ट्राइब्स थे, जो जो पंचजनों के बारे में जो मेंशन किया गया ऋग्वेद में, वो कौन कौन से थे बच्चों? यदु, तुर्वशा, ध्रुह्या, अनु और पुरु। तो इसमें किकट शब्द का नाम नहीं लिखा हुआ इसमें। किकट जो है वो पंचजनों में नहीं था, नहीं थे। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। रिमेनिंग पॉइंट्स को हम जो रिमेनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे बच्चों। अप्रोक्सीमेट 101 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद देखिए ये जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो हमारा सेशन चल रहा था, एक या दो और सेशंस लगेंगे जहाँ पे ये हमारा पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सेशन था हिस्ट्री का वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जो है थियोरेटिकल पार्ट की तरफ मूव करेंगे। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।